नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह। आज का हमारा मुख्य विषय है कोविड के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात में बढ़त का दौर। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई, उसी प्रकार विश्व व्यापार में भी काफी अधिक गिरावट दर्ज की गई। लेकिन इसके साथ ही साथ जिसे हम कोरोना का गढ़ कहते हैं या जहां से कोरोना की उत्पत्ति हुई है, आज उसकी अर्थव्यवस्था बूम करती जा रही है। लगातार अमेरिका से हमारे आयात बढ़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तीन देशों का लगातार दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिसमें से सबसे अधिक दबदबा चीन का बढ़ता जा रहा है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम ये देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकन अर्थव्यवस्था तथा चीनी अर्थव्यवस्था में निर्यात में बढ़त का दौर लगातार बरकरार है। साथ ही साथ कोविड की परिस्थितियां हमें इस दौर पर ले आई जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था को रिकवर करना काफी मुश्किल हो रहा था। तो अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े मुश्किल के दौर से गुजर रही है। क्यों? क्योंकि हमारे केंद्र में निर्यात को प्राथमिकता देना होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हम अपनी घरेलू मांग को ही पूरा करने में व्यस्त हैं। विश्व अर्थव्यवस्था कोविड से प्रभावी है और वास्तव में दो विकासशील देश, जिसमें से अगर हम चर्चा करते हैं तो इंडिया और अगर हम चर्चा करते हैं तो चाइना, ये विश्व बाजार का एक बहुत बड़ा भाग कवर करती है। अर्थात इनके पास इतनी अधिक पॉपुलेशन है कि वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी मांग को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार विश्व के सारे विकसित देश वो इन दोनों देशों पर अपने निगाह गड़ाए हुए हैं ताकि ये एक प्रकार का हमें एक बड़ा बाजार प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर इंडिया लगातार आयात करता चला गया और निर्यात हमारे नहीं बढ़ पाए तो एक प्रकार से भविष्य में बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन की समस्या हमारे सामने आ जाएगी। कोविड का जो दूसरा दौर था वो वास्तव में इससे चीन लगभग अप्रभावित रहा। चाहे तो हम इसकी चीन की एक पॉलिसी कह लें या एक प्रकार का आर्थिक असंतुलन जब बनाने की जानबूझकर एक पहल भी कर सकते हैं ताकि विश्व बाजार में चीन का ही दबदबा हो जाए और चीन विश्व बाजार में अपने उत्पाद तथा सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दे सके। हो सकता है कि एक आर्थिक रणनीति का पार्ट भी हो। लेकिन यदि इस मुश्किल दौर में अगर हमने एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाए तो हमारे लिए और अधिक मुश्किल आ जाएंगी, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर इंपोर्ट करना तो बहुत अधिक आसान है, लेकिन एक्सपोर्ट को प्रमोट करना काफी मुश्किल है। तो हमको अपनी पॉलिसी में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमको पॉलिसी को बनाना होगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तुएं तो हमारी इस समय काफी अधिक कहते हैं वस्तुओं तथा सेवाओं को पॉपुलर करना होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारी सेवाएं वर्ल्ड क्लास है, लेकिन वस्तुओं के एक्सपोर्ट के मामले में हम कहीं ना कहीं आज भी फिसड्डी होते हैं और लोग चीन के बाजार को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। कोविड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था एक प्रकार से दूसरी लहर में अप्रभावित रही, जिसके परिणाम स्वरूप चीन ने अपना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में काफी अधिक दबदबा बनाया था। उसके साथ ही साथ इस दौड़ में अमेरिका भी पीछे नहीं रहा और वर्ल्ड लेवल पर अपने प्रोडक्ट का और सर्विस का एक्सपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका ने भी निभाई तथा अमेरिका एक्सपोर्ट हमारे देश अर्थात भारत में किया और अन्य देशों में भी अमेरिका ने अपना आर्थिक जलवा या दबदबा कायम रखा। अगर हम बात करते हैं तो वस्तुओं के निर्यात में चीन को वैश्विक स्तर पर अतुलनीय सफलता मिली है। चीन ने कोविड के दौरान एक्सपोर्ट में, किसके एक्सपोर्ट में, कमोडिटी के एक्सपोर्ट में विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की, क्योंकि सेकेंड वेव या थर्ड वेव में आप डेटा देख सकते हैं कि चीन वास्तव में फर्स्ट वेव में तो प्रभावित था, लेकिन सेकेंड और थर्ड वेव में अगर हम कह सकते हैं तो अप्रभावित ही रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अंतरराष्ट्रीय बाजार को इसने इस दौरान वास्तव में एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी समझा और अपने प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उतार दिया। चीन ने न केवल बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात किया,
इस कोविड के दौरान उसने बहुत बड़े पैमाने पर केवल निर्यात ही नहीं किया, बल्कि उससे मशीनी उपकरण एवं कंप्यूटरों को जगह देकर मूल्य श्रृंखला को भी उन्नत किया। अर्थात तरह तरह के उसने कंप्यूटर्स लॉन्च किए। अर्थात जब पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ रही थी, तब वास्तव में ये जो चीन था वो आर्थिक रणनीति बनाने में बिजी था। इस प्रकार आर्थिक रणनीति चाइना की काफी अधिक सफल हुई और विश्व व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग अपने पक्ष में कर भी लिया। अगर हम बात करते हैं कि महामारी की अर्थव्यवस्था पर लगी भारी मार, किस पर लगी? आज भारत पर लगी है। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कड़े उपाय गए। हमने सबसे बड़ा उपाय अपनाया लॉकडाउन, और दूसरा सबसे बड़ा उपाय अपनाया वैक्सीनाइजेशन ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन। इतनी बड़ी जनसंख्या को अपनी वैक्सीन देना एक बहुत बड़ा टास्क था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था ने सफलतापूर्वक संपन्न किया, और आज हम सफलता के चरम सीमा पर भी पहुंच चुके हैं। अर्थात हमने थर्ड वेव को टक्कर देने के लिए अपनी जनसंख्या को खड़ा भी कर दिया। लेकिन अभी भी हमको कुछ उपाय करने होंगे, कड़े उपाय करने होंगे। व्यापार को दी गई आपातकालीन राहत से चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। चीन ने अपनी इकोनॉमी में जो एक्सपोर्टर थे, जो प्रोमोटर थे, जो वस्तु कमोडिटी एंड सर्विस का ट्रेड करते थे, उनको चीनी अर्थव्यवस्था ने बहुत अधिक सपोर्ट किया। आज हमको आपातकालीन स्थिति के बाद हमको भी अपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट करना होगा। हमको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा करना होगा। हमको केवल सर्विस सेवा के मामले में नहीं, बल्कि वस्तुओं के मामले में भी हमको आगे आना होगा, जिससे हम अर्थव्यवस्था पे, आर्थिक रणनीति पर अपने आप को सफल सिद्ध कर सके। कोविड-19 ने जमकर बर्बादी फैलाई। इसके बाद भी विगत वर्ष 2020-21 में, यानी फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में बढ़ोतरी ही दर्ज की गई। अर्थात भारत और चीन के बीच जो ट्रेड हुआ, उसमें लगातार इस कोविड के दौरान भी लगातार हमारा व्यापार बढ़ा, जबकि हमारे सीमा में काफी अधिक विवाद रहा। हमारे पास चीन और भारत के बीच जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध थे वो काफी खराब हो गए थे, लेकिन फिर भी इसके बीच व्यापार बढ़ना कहीं ना कहीं आपातकाल की एक मजबूरी थी, जिसके अंतर्गत हमें कार्य करना ही पड़ा। गौरतलब है कि यह वृद्धि ऐसे समय में हुई जब कोरोना संक्रमण फैलाने की रफ्तार को काबू करने के लिए भारत ने सख्त लॉकडाउन लगाया। एक प्रकार से हमने इकोनॉमी में ब्रेक लगा दिया, और उस ब्रेक के बावजूद भी हमारे पास कहते हैं द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ते चले गए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने से आयात आयात हमने क्या किया? सबसे बड़ी बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल फॉर वोकल, ठीक है, वोकल फॉर लोकल का उन्होंने नारा दिया, और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम हर चीज को लोकल मैन्युफैक्चर करें, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार से हमको इसकी इंपोर्ट की आवश्यकता ना रह जाए। जब हमको इंटरनेशनल लेवल पर इंपोर्ट की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो उसके परिणाम स्वरूप हम अर्थव्यवस्था पे काफी स्ट्रांगली खड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री जी की वे वास्तव में एक अच्छी सोच या पहल थी कि हमें आयात पर निर्भरता को कम करना होगा, अपने लोकल मैन्युफैक्चर से हमको प्रोडक्ट को बनाना होगा, ताकि हम आयात पर निर्भरता को कम कर सकें तथा निर्यात को बढ़ाएं। तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव हो पाएगा। मोबाइल फोन के पार्ट्स सबसे ज्यादा इस समय ह्यूज डिमांड आपका मोबाइल फोन एंड इट्स पार्ट्स है, उसको हमने लोकल में बनाना प्रारंभ किया। लोकल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग को बढ़ाया, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट से हमने पार्ट्स लाए, रैम लाए, हार्ड डिस्क लाए, मॉनिटर लाए, और इनको असेंबल किया कहां पर? अपने देश में, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा आयात का जो बजट था वो काफी कम हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप टेलीकॉम डिवाइस का आयात घट करके जब हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दिया, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने से हमारा आयात घटकर 6.48 अरब डॉलर ही रह गया, जो इसके पिछले साल लगभग 15.59 अरब डॉलर था। आप देख सकते हो कि लगभग
हमने 64 या 65% के आसपास अपना इंपोर्ट डिक्लाइन किया, जो एक वास्तव में हमारी बड़ी भारी सफलता थी। इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य था लोकल मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात हमने स्वरोजगार तथा लोकल मार्केट को डेवलप किया, जिससे यह आज हमारा आयात घटा और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था काफी स्पीड से थम गई। भारत के लिए चीन केमिकल्स और इससे भी खास तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए इंटीग्रेट्स का बड़ा जरिया बना हुआ। लेकिन आज भी हम कुछ ऐसे चीज है जिस पर, जैसे केमिकल्स हैं और फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज के कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल है, इंटीग्रेट्स है, इनके लिए आज भी हमको चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रेविटी थ्योरी आप जानते होंगे। ग्रेविटी थ्योरी ये बताती है कि मान लीजिए कोई देश है इंडिया, इंडिया के आसपास में कौन सी कंट्री है, तो जो भी कंट्री, जैसे हमारे पास चाइना है, हमारे पास नेपाल है, हमारे पास पाकिस्तान, तो ग्रेविटी थ्योरी ये कहती है कि हमको पड़ोस के देश से ट्रेड अधिक करना होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने क्या कहा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता, जबकि दूर की कंट्री ऑस्ट्रेलिया से हमारा उतना अधिक व्यापार नहीं होता। तो मजबूरी है कि हमको पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया, इन सबसे अपना व्यापार संपन्न करने की। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल थ्योरी ये कहती है कि अगर हम अपने पड़ोसी से व्यापार करते हैं तो हमारे पास आयात तथा निर्यात की लागत कम हो जाएगी, परिणाम स्वरूप बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास काफी फेवर में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने अपने देश का व्यापार चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेशिया से किया, ताकि हमारी आयात तथा निर्यात की लागतें कम हो, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु का मूल्य कम रहे और हम इन्फ्लेशन का शिकार न हो सके। तो इस प्रकार लोकल मैन्युफैक्चर ने आयात को काफी तेजी से घटाया और लोकल फॉर वोकल में हमने ये देखा कि हमने साथ ही साथ क्या किया कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी कार्य किया। साल में बेहद खराब शुरुआत के बावजूद चीन इकलौती ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था जिसने 2020 में वृद्धि दर्ज की। विश्व के सारे के सारे देश निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ का शिकार थे, लेकिन चीन इस कोविड के फेज में भी वृद्धि दर्ज कर रहा, जो वास्तव में इसकी आर्थिक रणनीति को सफलता का परचम लहरा रहा। अर्थात चीन ने अपने आर्थिक रणनीतिकारों ने जो उनका कार्य किया, वही आज रिजल्ट है कि उनकी इकोनॉमी इस लॉकडाउन में, इस कोविड फेज में भी लगातार डेवलप होती चली गई। हालांकि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 2 हाँ मानते हैं कि ग्रोथ रेट पॉजिटिव रही, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रही, दैट इज 2.3% ही थी। ये दशकों में सबसे खराब परिणाम है, ठीक है। लेकिन भारत की कंडीशन तो और खराब थी, अमेरिका की तो और कंडीशन खराब थी, लेकिन चीन इसमें वृद्धि तो दर्ज किया, भले 2.3 का हो, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जैसे अमेरिका की ग्रोथ है, ये लोग ग्रोथ किए पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा सा कम था, जो वास्तव में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था से एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर सकते थे। हालांकि अमेरिकी उत्पाद आयात में भारत की हिस्सेदारी 2.6% के साथ अब भी बहुत कम है। अभी भी हम अमेरिका से जो उत्पाद आयात करते हैं, उसमें आयात में अमेरिका का जो हिस्सा है वो 2.6 है, एक छोटा सा भाग है। लेकिन भारत में बड़े पैमाने पर मौजूद निराशा के विपरीत ये हिस्सा क्रमिक रूप से बढ़ता जा रहा है। आज हम निराश, लॉकडाउन के कारण, इकोनॉमी के कारण, लेकिन लगातार इंपोर्ट फ्रॉम द अमेरिका से बढ़ता जा रहा, जो थोड़ा सा हमको सोचनीय विषय हो जाता है कि इतना कम शेयर है, बट क्यों बढ़ रहा। अर्थात हमको अपनी लोकल मार्केट को फिर से क्या करना पड़ेगा, रीग्रोथ करना पड़ेगा और इकोनॉमी को अपने पैरों पे फिर से ला करके खड़ा करना पड़ेगा। इस कहानी में 3 बिंदु हैं, अर्थात एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए तथा इंपोर्ट को डिक्लाइन करने के लिए 3 मुख्य है। पहला बिंदु है आयात के रास्तों की अड़चनों को दूर करने का था, कि जहां से आयात हमारे हो रहा है, आयात में जो भी बैरियर्स हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, ताकि आयात प्रॉपरली हो सके और उसकी कॉस्ट ज्यादा ना बढ़ने पाए। भारतीय बाजार को आयात के लिए अधिक खोलना, जो इंडियन मार्केट है जहां पे ज्यादा बैरियर्स हैं, लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको आप ओपन कर दो। और 1991 में आपको एक पॉलिसी आपने सुना होगा, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट शुरू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया गया, उदार कर दिया गया, आर्थिक क्या होता, निजीकरण किया गया,
साथ ही साथ लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त की गई और ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण का भी पार्ट बनाया गया। तो ये वास्तव में आर्थिक सुधार था। आयात और निर्यात के बीच की जो अड़चने थी उसको समाप्त किया गया हमारे 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। नाउ दूसरा बिंदु था पूंजी प्रवाह की राह बाधाओं को हटाने का। पूंजी प्रवाह जो हमारे पास एफडीआई या एफआईआई के रूप में हमारे पास जो पूंजी आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, दो प्रकार से हमारे पास विदेशी पूंजी आती है। किसी देश में विदेशी पूंजी का रोल बहुत अधिक होता है, क्यों? क्योंकि पूंजी अगर आपके पास है एफडीआई के रूप में या पूंजी आपके पास है एफआईआई के रूप में, तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को क्या करेगा? बूस्ट कर देगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को बूस्ट कर देगा। अगर किसी देश के पास अपनी पूंजी नहीं है तो वो एफडीआई के माध्यम से या एफआईआई के माध्यम से पूंजी को अपने देश में आमंत्रित करे और उससे इकोनॉमी को बूस्ट करे। हाँ, बाद में इस पूंजी का राष्ट्रीयकरण अवश्य कर ले, नहीं तो लाभ का अधिक भाग दूसरे देश में चला जाएगा और हमारी इकोनॉमी उसी तरह रह जाएगी। तो एफडीआई एफआईआई इज द बेस्ट, बट बाद में इसका राष्ट्रीयकरण होना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप इसका राष्ट्रीयकरण कर लेते हैं तो शायद ये विदेशी पूंजी के जो दुष्प्रभाव है उसका आप शिकार नहीं बन पाओगे। तो इसके इस्तेमाल में भारत परिचालन शुरू करने और यहाँ से विदेशों में निर्यात करने के लिए किया गया। तीसरा बिंदु था ढांचागत व्यवस्था में किए गए सुधार, अर्थात हमको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, तभी हमारा इंपोर्ट रुकेगा, एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, जिससे भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ने में मदद मिलेगी और हमारे प्रोडक्ट को भी इंटरनेशनल मार्केट में एक प्रकार से वैल्यूएशन हो जाएगा, एक आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमारे प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में जगह मिल जाए, इसलिए आपको ढांचागत व्यवस्था को बहुत अधिक इंप्रूव करना होगा। भारत में सामान बनाने वाले निर्यातकों के लिए सस्ते श्रम की तलाश में भीतरी इलाकों तक पहुंच पाना संभव होगा। अगर हमारे पास ढांचागत व्यवस्था अच्छी हो जाएगा तो इस ढांचागत व्यवस्था के कारण हम लोग अंदर तक, यानी जो हमारे पास श्रमिक गांव में रहते हैं उनकी तक हमारी पहुंच हो जाएगी और जिसके परिणाम से इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ जाएगा। इसके साथ ये भी देखना दिलचस्प है कि अमेरिकी उत्पाद आयात में चीन की हिस्सेदारी के मोर्चे पर क्या रहा, यानी अमेरिका का उत्पाद आयात में चीन की हिस्सेदारी क्या है। शुरुआती दौर में जनवरी 1987 में इस आयात में चीन का हिस्सा प्रारंभ में 1.7% था। नाटकीय रूप से ये सितंबर 2017 में इतने फीसदी कैसे बढ़ गया? अचानक 1.7 से 23.3% के शिखर पर कहीं ना कहीं बढ़ जाना हमको घबराहट में ला देता है, अर्थात हमारी रणनीति इकोनॉमिक जो हमारे पास स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं फेल्ड दिखाई पड़ती है। अर्थात हमने इंपोर्ट को रोकने के लिए तथा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए प्रॉपर पॉलिसी को रेगुलेट ऑपरेट नहीं किए हैं। ओके, निवेशकों एवं प्रबंधकों की ऐसी धारणा है कि भारत में सेवा उत्पादन के लिहाज से बढ़िया हमारे यहाँ जो सर्विस है, सर्विस कैसे? डॉक्टर की सर्विस, हमारे यहाँ किसकी सर्विस? इंजीनियर की सर्विस, हमारे यहाँ किसकी? वकील की सर्विस, हमारे यहाँ सर्विस किसकी? सीए की सर्विस। सर्विस के मामले में तो हम लोग बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज भी हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि उत्पाद निर्यात के बारे में आशावादी होने के संकेत है, बट हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जितनी हमारी सर्विस की क्वालिटी अच्छी है। तो जिस प्रकार सर्विस मार्केट में हमने अपना दबदबा बनाया है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, क्यों ना उसी प्रकार का दबदबा हम अपने वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय बाजार में बनाएं, ताकि हमारे आयात कम हो और एक्सपोर्ट हमारा तेजी से बढ़े और चीन जैसी अर्थव्यवस्था को भी हम पिछाड़ करके आगे निकल जाए। तो अमेरिकी उत्पाद आयात में भारत की हिस्सेदारी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम इंपोर्ट चाइना से और अमेरिका से लगातार करते जा रहे हैं। हमको जबकि स्ट्रेटजी यह होनी चाहिए कि आयात को हम कम से कम लोकल मैन्युफैक्चर के द्वारा इसको रोकें तथा एक्सपोर्ट को हम निर्यात को बढ़ाएं, ताकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हमारे वस्तु तथा सेवा दोनों, जो अभी सेवा है केवल सेवाओं के उत्पादन के अलावा वस्तु के उत्पादन के लिए को हम इंटरनेशनल लेबर पर आइडेंटिटी दे सके। इस तरह निवेशकों एवं प्रबंधकों को एक ऐसी राय भी है कि चीन विनिर्माण का एक पावर हाउस है। जो चीन में मैन्युफैक्चर्ड है वो वास्तव मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री वो पावर हाउस की तरह है।
यानी सबसे तेज ग्रो कर रही है जो चीन की मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है, और भारत के लिए उसकी जगह ले पाना नामुमकिन है। लेकिन आप ये नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम भारतीय स्किल डेवलपमेंट कर लें, लोकल अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल पहचान दे दे, तो शायद ये नामुमकिन वर्ड हमारे डिक्शनरी से हट जाएगा और चीन के विनिर्माण पावर हाउस को हम कभी ना कभी समाप्त करके अपने यहाँ इस पावर हाउस को स्टेब्लिश कर सकते हैं। भारत में सक्रिय कंपनियों को निर्यात क्षेत्र को वरीयता देने से काफी लाभ हो सकता है। जो हमारे पास कंपनी बहुत एक्टिव है, उनको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एरिया बना दें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कमोडिटी के एक्सपोर्ट में हम लगा दें, वरीयता देने से काफी लाभ होगा। सरकार को चाहिए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन कंपनियों को बना दे जो काफी एक्टिव हैं, वे सीधे निर्यात कर सकती हैं या निर्यात फर्मों को अपने उत्पाद बेच सकती हैं। जो निर्यातक फर्में हैं वो उनसे उत्पाद डायरेक्ट, अगर हम दिसंबर 2019 को महामारी से आने से पहले महीना माने तो मई 2021 तक नवीन आंकड़ों से इसकी तुलना करें तो अमेरिका को भारत का उत्पाद निर्यात 41% तक बढ़ गया है। हम कितना अधिक उत्पाद अपना विकसित देश जैसे अमेरिका को कर रहे हैं, और इसको वास्तव में इस कोविड के दौरान हमने कोविड के मतलब 19 तक का हम ये डेटा मानते हैं, उसके बाद कोविड के कारण ये काफी अधिक प्रभावित हुआ, इसलिए हमको इसे रिबूस्ट करने की आवश्यकता है और निर्यात इंडस्ट्री को हमको फिर से रिकवरी देने की आवश्यकता है। ये हमारा जो मैटर था, रेफरेंसेस था, कोरोना की मार के बीच अर्थव्यवस्था, बीबीसी न्यूज से हमने इसको मैटर को कलेक्ट किया, बिजनेस स्टैंडर्ड से कलेक्ट किया, और इसके बाद क्या होता है कुछ इंटरनेशनल साइट्स जैसे न्यूज 18 हिंदी से कलेक्ट किया। तो मैं थैंक यू, दिस इज देयर रेफरेंसेस, और हमें उम्मीद है कि टॉपिक आपको काफी पसंद आया होगा, और हमको अब अर्थव्यवस्था को रिकवर करना होगा तो लोकल मैन्युफैक्चर को डेवलप करना होगा, इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, सर्विस इंडस्ट्री के अलावा कमोडिटी इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा तथा आयात को कम करना होगा, तभी हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में स्टैंड हो पाएंगे। ओके, थैंक यू।